Good morning, all of you. My name is Ankit Sharma, Assistant Professor of Economics, IIMT University, Meerut. This is our lecture number 2 in the sequence of series of online lectures on economics. As yesterday, we have understood the basic concepts of economics. Now, today onwards, we will focus on our main course, that is public finance. The word public finance, as we also discussed yesterday, is made up of two words, that is public and finance. पब्लिक जो शब्द है ये सिंबलाइज करता है गवर्नमेंट को, और फाइनेंस जो वर्ड सिंबलाइज करता है मनी रिलेटेड हमारे रिसोर्सेज को, जहाँ से हमारी इनकम आती है और जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। बस अब हमें यहाँ पे देखना है कि सरकार की क्या इनकम सोर्सेज होती हैं और क्या उसके खर्चे होते हैं, और वो खर्चे किन जगहों पे डायरेक्टेड होते हैं। उससे पहले हम अपने पूरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि पब्लिक फाइनेंस को पढ़ने के बाद हम लोग क्या सीखेंगे। आवर नंबर 1 कोर्स ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, सरकार के मेन खर्चे क्या होते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी कि सरकार को कौन बनाता है, हम ही लोग बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? अपने लिए ही बनाते हैं, जाहिर सी बात है। अब हमें सरकार से क्या क्या उम्मीदें रहती हैं कि सरकार हमारे लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी करे, हमें जॉब दे, हमारे लिए ऐसे अवसर प्रदान करे कि हम अपने बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ, और हमारे लिए एक सिक्योर रीजन प्रोवाइड हो, हमारी फोर्सेस अच्छी हो, हमारी बाउंड्री सिक्योर रहे। तो जाहिर सी बात है इन सब के लिए हमें खर्चा लगता है। और वो खर्चे कहाँ से होंगे? जाहिर सी बात है कोई इनकम सोर्स भी होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि सरकार के क्या इनकम सोर्स होते हैं? नहीं, केवल बाइक पे या गाड़ियों पे चलान ही नहीं होते हैं, सरकार के कुछ काम भी होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन भी सरकार करती है, जहां से वो एक प्रॉफिट कमाती है। और जैसे हम सबको पता है कि हर चीज पे सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लगाए, दैट इज जीएसटी, उनसे भी सरकार की इनकम होती है। और हमारे कुछ डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स। तो ये सब सोर्सेज हैं हमारी सरकार की इनकम के। तो इसे समझने के बाद हम लोगों का फोकस होगा टू यूज द इकोनॉमिक एनालिसिस टू प्रिडिक्ट एंड वेरीफाई द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। अब गवर्नमेंट के क्या इंटरवेंशन से हमारे खुद के निजी जीवन पे, हमारे घर पे, या फिर हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ते हैं? क्या ऐसा कभी होता है? बिल्कुल होता है। जैसे अभी रिसेंटली हमने बजट देखा, और बजट देखने के बाद हम सभी के यही कयास थे कि भाई हमें क्या करना है, या फिर हमारे लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है। देखिए, डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी लाइफ पे है। फॉर एग्जांपल, अगर सरकार अपनी नीतियों में ये कह दे कि भाई आरबीआई आपको जो लोगों को पैसा देना है अभी थोड़ा सोच समझ के दो, थोड़ा महंगा करके पैसा दो। क्यों? क्योंकि इस वक्त लोगों के पास पैसा बहुतायत में मौजूद है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन हम महंगाई को बोलते हैं। चलिए, इन सब कंसेप्ट को हम बाद में और अच्छे से समझेंगे। अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन रखते हैं। यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि गवर्नमेंट के डिसीजंस या फिर गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसीज जो होती हैं, उनसे डायरेक्ट रिलेशन हम पे पड़ता है। नेक्स्ट इज टू क्रिटिकली एनालाइज द फिस्कल पॉलिसीज एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पे हमने अपने इंडिविजुअल लेवल या फिर अपने इंडिविजुअल फर्म के लेवल पे देखा कि गवर्नमेंट डिसीजन के इफेक्ट हम पे क्या पड़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एज एन इकोनॉमी होल क्या डिसीजन के इफेक्ट हमारे इकोनॉमी पे पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि जिसमें हम अपना जीडीपी देखते हैं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम अपना कोर्स आउटलाइन देखते हैं। बेसिकली ये हमारे चैप्टर्स हैं एक के बाद एक, जिन्हें हम धीरे से एनालाइज करेंगे। नंबर 1 इज नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अब ये जो सब्जेक्ट है पब्लिक फाइनेंस, या फिर ये जो पब्लिक फाइनेंस की हम लोग स्टडी करेंगे, इसका नेचर क्या है, इस सब्जेक्ट का नेचर क्या है, यहाँ पे हमें किन बातों पे ध्यान देना है, या फिर ये सब्जेक्ट किस तरीके से अप्रोच करता है हमारे सिस्टम की तरफ। एंड द स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, स्कोप का मतलब होता है कि ये जो सब्जेक्ट है किन किन एरियाज में यूज होता है, या फिर इससे पढ़ने के बाद आप अपनी नॉलेज किन किन एरिया में अप्लाई करके समझ सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज उन एरिया में आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज अवर पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर हम पहले ही समझ चुके हैं कि सरकार के कुछ खर्चे होते हैं जो कि डायरेक्टेड होते हैं लोगों के वेलफेयर की तरफ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। उसके बाद हम लोग अपने टैक्सेशन, दैट इज सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। यहां पे मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, रेवेन्यू किसे कहते हैं? इनकम और रेवेन्यू, जब हम गवर्नमेंट के टर्म में बात करते हैं, गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट का रेवेन्यू,
मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिनोनिमस टर्म की तरह यूज की जाती है, जिनके मतलब सेम होते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कि फंडामेंटल डिफरेंस है इनकम और रेवेन्यू में। रेवेन्यू हम उन इनकम को कहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे रीअकरिंग होते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, फॉर एग्जांपल उस इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर ईयर में टाइमली आता रहता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो एक रीअकरिंग इन नेचर है, तो उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। इनकम तो हम डिसइन्वेस्टमेंट को भी कह सकते हैं, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में हम उसे रेवेन्यू का नाम नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, जो रेगुलर मेरी बिजनेस से इनकम हो रही है वो मेरा रेवेन्यू जनरेशन है। लेकिन अगर वहीं पे मेरे पास अगर एक्स्ट्रा रद्दी बची हुई थी, वंस इन अ वाइल मैंने उस रद्दी को इकट्ठा करके बेच दिया और उससे कुछ मेरी इनकम हुई है, तो मैं उसे रेवेन्यू का नाम नहीं दूंगा। दो वो मेरी इनकम है, मुझे पैसा मिला है, बट वो मेरा रेवेन्यू नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी। Fiscal policy, the word fiscal is stand for the government policies related to money। जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा, मॉनिटरी पॉलिसी जो आरबीआई यूज करता है, हम उसे कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई जब भी आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनाता है, या फिर मोस्टली मनी रिलेटेड पॉलिसी ही आरबीआई बनाता है, तो उसे हम कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। एंड सेम एज जब सरकार हमारी इकोनॉमी में पॉलिसीज बनाती है मनी रिलेटेड, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन, हम उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। एंड लास्ट इज फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। एज यू ऑल नो, द वर्ड फेडरलिज्म इज डिनोटेड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। आप सभी जानते हैं हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है, एक यूनियन गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जो एक फाइनेंशियल रिलेशन होता है, उसे हम बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म, जो कि आपने कभी सुना होगा अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हर 5 साल के बाद हमारे प्रेसिडेंट द्वारा गठित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है ये समझाना या फिर ये एडवाइस करना, रिकमेंड करना कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो कि टैक्सेशन से आई या फिर कोई भी इनकम जो हमारे पूरे साल में आती है, उसका किस तरीके से हम बंटवारा करते हैं पैसों का। ओके, तो कोर्स आउटलाइन के बाद हम अपना फाइनेंस शुरू करते हैं। पब्लिक फाइनेंस मीन्स द स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट्स एंड द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग देम। ये हम समझ चुके हैं कि पब्लिक फाइनेंस में हम लोग स्टडी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, इनके खर्चे या फिर इनकी इनकम। बट एक और टर्म यहां पे यूज हुई है, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि उसके जीवन में एक आउटलाइन क्रिएट करता है, एक दायरा क्रिएट करता है कि हमें इस दायरे में रह के ही डिसीजंस लेने हैं। जाहिर सी बात है, सरकार जब पैसा इस्तेमाल करती है पब्लिक बजट से, जाहिर सी बात है सरकार का पर्सनल पैसा नहीं हो, तो हम आम जनता का ही पैसा होता है। तो उस पैसे को जब सरकार इस्तेमाल करती है, तो उसके पास एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने पैसे का सदुपयोग करना है। उन्हीं को हम प्रिंसिपल्स की नाम देते हैं। इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी आगे चलते हैं अपने पब्लिक फाइनेंस की डेफिनेशंस की तरफ। चार्ल्स बेस्टबल डिफाइन पब्लिक फाइनेंस एज अ सब्जेक्ट that deals with the expenditure and income of the public authorities of the state. Both the aspect, income or expenditure, relate to the state's financial administration and control. जैसे कि हमने अभी समझा, पब्लिक फाइनेंस डील करता है सरकार के खर्चे और उसकी आमदनी पे, जो कि एक वेलफेयर के लिए, पूरी कंट्री, नेशन के लिए रन करने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट इज फ्रेंडली शिराज। फ्रेंडली शिराज का नाम आप बार बार सुनेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पे। डिफाइन पब्लिक फाइनेंस एज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज। ये बात गौर करने की है कि मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन में आप ये वर्ड प्रिंसिपल जरूर पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल्स लाइफ में या फिर अथॉरिटीज में होने बहुत जरूरी है।
Next is Dalton. Dalton described public finance as the concern with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment to one another. After these definition, now let's talk about the nature of public finance. अब पब्लिक फाइनेंस जो सब्जेक्ट है उसका नेचर है, किस नेचर का है, क्या वो साइंस है, क्या वो आर्ट है, क्या वो सोशल साइंस है, ये हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। इससे हमें सब्जेक्ट का एक डायरेक्शन मिलती है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि साइंस क्या होता है और आर्ट क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस में जब हम बात करते हैं तो साइंस में एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है जहां पे हम डाटा को एक सिस्टम में एनालाइज करते हैं और हम वहां पे लॉ मेकिंग करते हैं जहां पे उन लॉज की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है जिसे हम जनरलाइजेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक फाइनेंस एज एन आर्ट। अब आर्ट क्या होता है? आर्ट कुछ नहीं, बस वही जो लॉ साइंस बनाता है, उन लॉज को किस तरीके से हम एप्लीकेबल करें या फिर अप्लाई करें जिससे हम एक अच्छा आउटपुट ले पाए, उसी में हमारी आर्ट है। तो पब्लिक फाइनेंस दोनों है। यहाँ पे हम लोग ये सिस्टमैटिक स्टडी ईयर बाय ईयर करते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, कैसी चल रही है, इसका डाटा कलेक्ट करते हैं जिसे हम एक तरीके से नाम देते हैं इकोनॉमिक सर्वे, जो कि बजट से 2-3 दिन पहले या 1 दिन पहले ही इंट्रोड्यूस होता है, जिसमें पूरे साल का देश का पिछला लेखा जोखा होता है कि कौन सा सेक्टर हमारा किस हिसाब से रन कर रहा है और हमें किन सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। नेचर के बाद हम लोग फोकस करते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। दैट मीन्स पब्लिक फाइनेंस की समझ हमें क्या क्या समझने पे गौर करता है। सबसे पहला पब्लिक इनकम और रेवेन्यू। पब्लिक इनकम से मतलब यहां पे गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट का रेवेन्यू। नेक्स्ट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट के क्या क्या खर्चे हैं, किन किन एरियाज पे वो फोकस करते हैं इसकी स्टडीज में। पब्लिक डेट, ये एक नया टर्म है पब्लिक डेट। अब ये पब्लिक डेट क्या होता है? जैसे डेट आप शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे कि डेट कहते हैं एक कर्जे को, और कर्जा हम पे कब होता है? यस, कर्जा हमें तब होता है जब हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंडिचर का मिसमैच हो, हमारी इनकम कम हो और हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। तो जाहिर सी बात है ये गैप कैसे फिल होगा? इस गैप को फिल करने के लिए सरकार उधार लेती है, दैट इज डेट लेती है, बोरोइंग करती है। और वो बोरोइंग करने के काफी अलग अलग तरीके होते हैं जो कि हम आगे और लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और कहाँ गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं या फिर ये हमें पब्लिक फाइनेंस समझने की जरूरत है, दैट इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट इतना बड़ा पॉलिसी बनाएगी या फिर कोई चीजें कंट्रोल करेंगी तो वहां पे क्या जरूरत है? एक बड़े एडमिनिस्ट्रेशन की। जैसे आप जानते हैं पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री रन करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा रन करता है, तो वहां पे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, पॉलिसी मेकिंग होने के बाद उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी बहुत बड़े अमाउंट में पैसा खर्च होता है जो कि हमें समझने की जरूरत है, और यहाँ पे भी हम वही अपने प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ये सारे काम करते हैं। तो आई थिंक आज हमने क्या क्या पढ़ा? पब्लिक फाइनेंस की बेसिक डेफिनेशंस, पब्लिक फाइनेंस के नेचर, पब्लिक फाइनेंस का स्कोप। आगे के लेक्चर में हम और काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।